नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दासगुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रमेश भिदुरी ने बीते गुरुवार की रात अपने सांसद सहयोगी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के दानिश अली के खिलाफ बेशक मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। विधुरी के शब्दों को लोकसभा की कार्रवाई से एक्सपंज किया गया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने एक शो कॉज नोटिस भी इशू किया है और ऑपोजिशन पार्टीज ने इस हादसे को उठाया है और अभी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग हमारे सांसदीय लोकतंत्र पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ द वायर पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, रमेश बिधुरी की तरफ से जो बयान आया है अभी एक हफ्ता होने को आ रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया है। अ, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया है सांसद में, आप कैसे देखते हैं इस हादसे को? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं थोड़ा दुखी जरूर हुआ था जब ये देखा कि संसद की दहलीज के अंदर ये बोला गया है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं था। आई वॉज नॉट शॉक्ड, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि बीते 9.5-10 वर्षों से मैं अपनी देश में हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक, हर चौराहे पर ये जुबान सुन रहा हूं। मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, अन्य वंचित समूहों के लिए ये एक बात हम कहते हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट, हेट को नॉर्मलाइज कर लिया है। ये हमारी वास्तविक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आप कह रही हैं कि विधुरी ने माफी नहीं मांगी। वो क्यों मांगे जब उनके दल में लोग कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, जालीदार टोपी के बारे में टिप्पणी होती है, शमशान कब्रिस्तान के खिलाफ खड़ा होता है या कब्रिस्तान शमशान के खिलाफ खड़ा किया जाता है। जहां रामजादे और हरामजादे बोला गया, जहां ये बोला गया कि गोली मारो फलाने 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 को। मैं ये इतने उदाहरण एक समंदर में से सिर्फ लेके इसलिए आ रहा हूं कि अगर इस पर हमें कोई टिप्पणी, कोई बयान चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी का था। अभी G20 उन्होंने हमारे यहाँ हुआ, हमने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? हमने तो यहाँ की फैमिली तोड़ के रख दी है। यहाँ के अर्थ में इतने टुकड़े हो गए कि एक नॉस्टैल्जिया भी नहीं संभाल पा रहा है कि कभी हम साथ साथ रहा करते थे। मतभेद पहले भी होते थे, लेकिन मतभेदों के बीच में जिस प्रकार की नुकीले दीवारें हैं इन दिनों, मैं तो सोचता हूँ प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और यहाँ कुटुंबों के बीच में आग लगी हुई है। उनकी जुबान से एक शब्द नहीं। विधुरी जी को किसी बात से फर्क पड़ता, वो माफी भी मांगते सार्वजनिक। अगर प्रधानमंत्री जी की कोई एक टिप्पणी आती है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं आएगी। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के मामले में भी उन्होंने कहा कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कौन सी माफी है, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी सांसद, आपकी संसद के रूप में सारी गतिविधियों में हिस्सा ले रही है, और फिर तब आप कहेंगे कि हेट स्पीच से अराजकता फैलती है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरे मानदंड है, इसमें हम पिस रहे हैं। विधुरी एक कठपुतली है, डोर कहीं और है। जब तक ये डोर संभलेगी नहीं, कठपुतलियां ये व्यवहार करती रहेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट हो रहा है हमारे देश में पिछले 9.5 साल से, और डोर किसी के हाथ में है। तो रमेश भिदुरी की तरफ से जब ये बयान आया था उसी टाइम पे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है उन्होंने बताया कि उनको खेद है। उन्होंने ये बताया कि ऑपोजिशन के किसी लोगों को अगर कोई दुख पहुंची होगी तो मेरी तरफ से खेद है। लेकिन पिछले दिनों में रमेश भिदुरी के खिलाफ, जैसे हमने बताया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो। और बीजेपी के सांसद और नेता जो है उन्होंने कंडेम तो किया है पर उसके आगे कुछ नहीं हुआ है। दानिश अली जी एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि ये जो डिले हो रहा है एक्शन लेने में, इससे वो नाखुश है। ये जो डिले और इन एक्शन है, इससे क्या मैसेज जाता है हमारे देश के लोगों को? देखिए, हमारे देश के लोगों को तो मैसेज 9-10 वर्षों से पहुंच गया है। हमने इस देश के मिजाज को तोड़ के रख दिया है। मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने क्या व्यवहार किया एक बच्चे के साथ, हम सब जानते हैं।
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर तल्ख टिप्पणी की, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी एक लार्जर जो हमारा परिवेश है, जिसमें घृणा और नफरत एक सामान्य आकार ले चुका है। ये आज से 10 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। लोग अगर इस प्रकार की कोई भावना भी रखते थे किसी के बारे में, तो सार्वजनिक तौर पे उसको प्रकट करने से बचते थे। उनको लगता था कि ये उचित नहीं है। ये जो गलत और सही के बीच का फासला था, मैं समझता हूँ इस निज़ाम ने ये फासला खत्म करके रख दिया है। ये मसला सिर्फ दानिश अली का नहीं है, ये मसला सिर्फ विधुरी का नहीं है। हमने इस समाज में एक ऐसी संरचना गढ़ दी है 9.5-10 वर्षों में कि विधुरी जैसों को लगता है कि ऐसी जुबान बोल करके वो राजनीतिक सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ेंगे। आप देखिए ट्विटर पर एक कैंपेन चल रहा था, रमेश विधुरी जिंदाबाद। वो जब रमेश विधुरी जिंदाबाद कह रहे थे ना, तो अंतर मन में ये आवाज उठ रही थी कि आज हिंदुस्तान मुर्दाबाद का ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, भारत मुर्दाबाद का ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। हिंदुस्तान सफोकेट कर रहा है, ब्रीद नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसे ही रोटी दाल खा करके रात को सोने को चले जाएं, इसको सांस लेना नहीं कहते हैं। एक फिजा में जो जहर घोल दिया गया है ना, और ये लगातार घोला जा रहा है, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से। इस जहर की काट अगर नहीं हुई, यकीन मानिए कि शायद आज से कुछ वर्षों बाद हम कहेंगे एक हिंदुस्तान नाम का खूबसूरत देश हुआ करता था, जिस देश में लोग मतभेद के बावजूद, विविध आकृतियों के बावजूद, विविध प्रकार के बावजूद एक साथ रहते थे। वो जो साथ रहने वाली हमारी रवायत थी, उस रवायत को का इन्होंने खात्मा लगभग कर दिया है। 2024 का चुनाव इस खात्मे को भर पाएगा, तब उसमें भी मुझे डाउट। अभी हाल ही में मैं आपका एक भाषण देख रही थी जिसमें आप बोल रहे थे कि जो 1947 की जो कम्युनलिज्म थी, जो सांप्रदायिकता थी, 2023 में वो राष्ट्रवाद में बदल गया है। अब ये हमारे देश की स्थिति के बारे में क्या कहता है कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि जो भावनाएं लोग घर के अंदर दीवारों के पीछे बोल रहे थे, वो अभी गर्व से संसद में कही जा रही है। देखिए मैंने बहुत ऐसा नहीं था कि मैंने यूं ही कह दिया, उसके पीछे इतिहास की थोड़ी समझ आपको मैं आपके दर्शकों को भी कहूं कि जवाहरलाल जी जब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में एक बंटवारे के बाद, तकसीम के बाद देश की सत्ता संभाली, तो उन्होंने दोनों कम्युनलिज्म से देश को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी खतरनाक है, वो अलगाव की एक ख्वाहिश पैदा करता है, एक सोच पैदा करता है, और मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के अंदर ये क्षमता है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये राष्ट्रवाद का पर्याय बनने की कोशिश करता है। 47 से लेकर के मैं बार बार दोहराता हूं कि ऐसा नहीं है कि दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन दंगे फसाद जब भी होते थे उसके बाद मेल जोल की एक संस्कृति, आइए हम बैठ करके इसको तय करें, वो हुआ करती थी। आप देखिए कि 47 में जो जुबान बोलने के बाद लोग एक तरह से रिपेंट करते थे, क्या लगता था, ये रिमोर्स की फीलिंग थी। आज वो एक तथाकथित राष्ट्रवाद की भाषा हो गई है। कोई भी राष्ट्रवाद अगर घृणा और नफरत की बुनियाद पे बनेगा, वो राष्ट्र कभी भी महफूज नहीं हो सकता, कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। उसके नागरिक कभी भी बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास कई उदाहरण हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए हम सबको ये सोचना होगा कि राष्ट्रवाद की अगर ये परिभाषा रही, जैसे मैं रोमिला जी को पढ़ रहा था, उनकी एक किताब आई है और किताब मेरे समक्ष अभी दिख नहीं रही है, नहीं तो मैं दिखाता भी। उस किताब में वो जिक्र करती हैं योर हिस्ट्री माय हिस्ट्री हुज हिस्ट्री। उसमें वो कहती हैं कि हम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म से चले थे, यानी कि विभिन्नताओं के बावजूद एक ऐसा राष्ट्रवाद गढ़ना जिसमें हर पहचान की स्पेस हो। और आज के दिन में हम सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म से हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां भाषा, संस्कृति, धर्म और कई प्रकार के विभिन्न बहुलवादी मानकों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में जो हमारी अवधारणा रही 47 से लेकर के, अब उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। और सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म आपको तरक्की भी इंश्योर नहीं कर सकता। वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाने की कोशिश होगी, उसमें भी लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे। असमानता के महासागर में 5 टापू समृद्धि के बनाए और लोग
अंधे कुएं में रोशनी का इंतजार करें। ऐसा राष्ट्रवाद किस काम का, ऐसी इकोनॉमी किस काम की। जी। पिछले दिनों में बीजेपी के नेता की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूरी की बयान की एक तरीके का रिस्पॉन्स था। निशिकांत दुबे जी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अशब्द यूज़ किए और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने रमेश बिधूरी ने ये बयान किया। तो दानिश अली जी कह रहे हैं कि ये एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके टूल किट में जो इस तरह के कुतर्क भी होते हैं ना, वो 2 मिनट चलने वाले नहीं होते। मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता था कि राहुल जी की एक फ्लाइंग किस का बड़ा हल्ला मचाया गया। आज तक किसी ने वीडियो नहीं देखा, उसको संसद के अंदर उसको जिसको कहते हैं रूट करके नहीं देखा। अगर इस तरह की कोई बात दानिश ने कही थी, उसका वीडियो भी होगा ना, जैसे इसका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी तो होगा। संसद के अंदर सारी चीज़ें जिस प्रकार से संसद टीवी कवर करता है, हर चीज कवर होती है। अब आप एक्स पोस्ट फैक्टो अगर इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी पार्टी का को भी बहुत पुअर लाइट में दिखाता है। मैं सीधे तौर पे कहूं, मैं इस तरह की कोई भी भाषा, हमारा दल उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो रमेश बिधूरी बोले वो तो पब्लिक डोमेन में है, वो सबने सुना, देश में और दुनिया में। अगली बार जब प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे और जब कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, तो मैं साफ तौर पे कहूं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं ऐसा ना कहा बैठे कि दुनिया को कुटुंब बनाने से पहले अपने देश के लोगों को कुटुंब बनाओ। मुझको चिंता प्रधानमंत्री जी की भी है, क्योंकि ये फॉल्स इमेज लेकर के आप कहाँ जाएंगे, किसको किसको कन्विंस करेंगे। पूरी दुनिया ने देखा आपके सांसद किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं एक अल्पसंख्यक सांसद के लिए। जी, जैसे आप पहले भी मेंशन कर रहे थे कि अगले साल देश में चुनाव है और लोगों के अंदर एक एक तरीके का डर भी है कि जैसे चुनाव आगे आता रहेगा, देश में पोलराइज़ेशन बढ़ता जाएगा। आपने हाल ही में एक भाषण में ये कहा कि इस पोलराइज़ेशन को ओवरकम करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एकजुट होके सॉलिडैरिटी से इसको लड़ना पड़ेगा और अभी इंडिया की जो अलायंस है, उन्होंने दानिश अली के साथ भी दिया और एक आवाज़ में बोले भी उनके लिए। पर आपके अनुमान में क्या स्टेप्स लेने चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस देश के सांप्रदायिक पोलराइजेशन से दूर करने के लिए, थोड़ा बचाने के लिए कैसे लड़ना चाहिए और इंडिया का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, एक तो मेरा साफ तौर पे मानना है कि हम सबको सीखना होगा कॉल ए स्पेड अ स्पेड। अगर कोई चीज गलत है तो उसको बोलना होगा। नूह में हिंसा हो रही है, खुल के बोलिए, क्योंकि हमारे संविधान ने सिखाया है ऑपरेटर और ऑपरेस्ट के बीच में न्यूट्रल कोई स्पेस नहीं होती है। आपको ऑपरेस्ट के साथ खड़ा होना होगा। मणिपुर में आपको ऑपरेस्ट के साथ खड़ा होना होगा, देश के किसी हिस्से में। और ये चीज खड़ा होने का मतलब ट्विटर पे खड़ा होना नहीं होगा, फेसबुक पे नहीं, जमीन पे खड़ा होना होगा, हैंड होल्डिंग करनी होगी। मैं बताऊं, कई लोग कहते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस जीत जाएगा, संभावना बन रही है। हम चुनाव भले जीत जाएंगे, लेकिन देश के मानस का जो बिखराव हुआ है, ये जो नुकीले दीवारें खड़ी हैं, ऐसे 47 में भी नहीं थे। लाखों लोग दोनों तरफ मारे गए थे, बावजूद उसके लोगों ने फैसला किया कि अतीत जीवी नहीं बनना है, आगे की ओर देखना है। लोगों ने मलहम लगाए। अब संस्कृति ये आ गई है हमारे देश में कि जख्म देखो तो नमक की बोरी लेके चलो, मलहम लेके चलने वाले लोग नहीं है। अब 4 फिल्में बना लो जख्मों पे, ये जख्म कुरेदना कहते हैं। मलहम लगाने के लिए अलग तरह की सोच होती है। आपकी कविताएं, आपका प्रोज, आपकी फिल्में मलहम लगाने वाली होनी चाहिए। और वही बात मैं समझता हूं अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए है कि हमेशा अगर दूसरी तरफ कोई व्यक्ति, कोई दल एक जेब में पेट्रोल और एक जेब में माचिस लेके चल रहा है, तो आप अपनी दोनों जेब में मलहम लेके चलिए। दिस नेशन नीड्स हीलिंग। हीलिंग की इतनी आवश्यकता है। एक पिता और माता आज सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, कि ना जाने उसके साथ कैसा व्यवहार हो। और ये एक बड़े वर्ग के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चीजें शायद सिर्फ चुनाव के नतीजों से हल नहीं होंगी। एक
लंबा वक्त लगेगा रिपेयर करने में। 10 वर्षों में बहुत डैमेज हुआ है और ये रिपेयर वर्क कलेक्टिव करना होगा, हर दल, हर व्यक्ति। और हम तो भाजपा के लोगों से भी अपील करेंगे, खारिज कीजिए इस पॉलिटिक्स को, ये आपको कुछ नहीं देगी। अगर देश ही नहीं बचेगा, कहाँ लड़ोगे चुनाव, किसके पास जाओगे वोट मांगने, किसको कहोगे इतना बढ़िया मंदिर बनवाया, किसको कहोगे ये सड़कें बनवाई, सब कुछ कर रहा पीछे छूट जाएगा। इसलिए एक ही संकल्प सब लोग लें, संविधान से ऊपर कुछ नहीं और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी, क्योंकि अभी हम इंडिया अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब रमेश बिधूरी के ये बयान आया लोकसभा में, उसी टाइम पे राज्यसभा में उसी दौरान विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो महिला आरक्षण बिल पे चर्चा चल रही थी, और उस चर्चे पे हमने देखा कि सारे इंडिया पार्टीज ने ओबीसी रिजर्वेशन और सब कोटास के बारे में बात की। और आपका जो स्पीच था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि इस देश में शायद नाम में कुछ नहीं है, बट सरनेम में सब कुछ रखा है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो देयर इज नथिंग इन अ नेम बट एवरीथिंग इन अ सरनेम इन दिस कंट्री, जैसे आपने राज्यसभा की स्पीच में आपने बताया। और आपने अपने कास्ट प्रिविलेज के बारे में भी बात की। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो 2023 में भी हमारे देश में पिछड़े जाति के लोग अभी भी पीछे रह गए हैं। कानून तो लाए जा रहे हैं, जैसे ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो लेके आए हैं सरकार, वो कानून तो लेके आ रहे हैं, पर इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको कि अगर हम कानून बना रहे हैं तो इंक्लूजन क्यों नहीं हो पा रहा है? अपने एक मेरे जहन में एक मेटाफर आया, मैं बोलूं, बर्थ मार्क आप जानती होंगी, हमारे देश का बर्थ मार्क, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बर्थ मार्क छूटता नहीं है। और बर्थ मार्क का ना छूटना कितनी बड़ी बात होती है। कास्ट, मैं दोबारा कहूं, बर्थ मार्क ये तय करता है, इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ की ट्रैजेक्टरी तय कर रहा है। इसलिए मैंने नेम सरनेम वाली बात कही थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बिल प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम लेके आई, आज देखिए देश में बिल में क्या है, क्या इंक्लूडेड है, इससे ज्यादा चर्चा हो रही है कि कौन एक्सक्लूडेड है और क्यों एक्सक्लूडेड है। ये आप समझिए कि इंडिया अलायंस ने जो किया, आज उसका नतीजा है कि संसद के बाहर लोगों के बीच में जा रहा है कि आखिर एक्सक्लूड क्यों किया ओबीसी वुमेन को। दूसरी चीज, कास्ट बेस्ड सर्वे या सेंसस के लिए सरकार इतना रेसिस्टेंस क्यों दे रही है, अपने सॉलिसिटर जनरल को क्यों खड़ा कर रही है बिहार वाले सर्वेक्षण को ब्लॉक करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कई दोस्त पूछते हैं कि अरे कब तक रिजर्वेशन। असल में दिक्कत क्या है ना कि हम 1000 साल की बीमारी को एक डोलो 650 से ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। 1000 साल का ये रोग, ये मानस पे छाया हुआ है, ये हर जगह से। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, मैंने अपने भाषण के अंत में एक कविता पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और उस कविता के पढ़ने से पहले मैंने कहा था, इसमें व्यक्त किया गया जाति शब्द एक प्रतीक है जो मेरे अंदर है, विश्वविद्यालयों में है, अंदर है, महाविद्यालय में है, संसद की दहलीज में है। हम सबको उस प्रतीक को मारना होगा। मैंने वो ठाकुर का कुआं पढ़ी, कुछ उसके रिएक्शन मुझे सुनने में आ रहे हैं। क्या इससे साबित होता है कि जो मैंने कास्ट एज ए बर्थ मार्क कहा वो जारी है। और अभी भी मुझे आज आपसे बात करने से पूर्व मैं सोच रहा था कि नॉर्मली जब बिल पास होता है दोनों सदनों से तो महामहिम के पास जाता है, राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करती हैं, फिर बिल एक्ट बन करके आता है और कहते हैं कि दिस एक्ट शैल बी इन फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। अब इस एक्ट में क्या लिखा जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम? 24 तो कतई नहीं, 29 नॉट श्योर, 34 वी डोंट नो, 39 हाउ डू आई से, 44 लेट्स सी। ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप कमिटमेंट के साथ नहीं आए, आप में ईमानदारी की कमी थी। आपने सोचा था कि ये बिल ला करके मैं एक बड़ा धमाका करूंगा, तमाशा करूंगा। जो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा 2 करोड़ नौकरी का प्रॉमिस करके आए थे प्रतिवर्ष। आज मैं देख रहा था कि 50,000 की नॉर्मल नौकरियां। मुझे तो लगता है कि कभी यूपीएससी का जो फाइनल सिलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री जी धौलपुर हाउस खड़े होकर के वो सर्टिफिकेट भी ना बांटने लगे।
कि आपका आईएएस में हुआ, आपका कैडर केरला है, आपका यहाँ हुआ, आपका कैडर बिहार है। मतलब सोच के देखिए हमने कहां से कहां चीजों को पहुंचा। ये इसलिए होता है ना, जब आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होता है, जब आप इवेंट मैनेजमेंट से आगे कोई चीज देखते नहीं। A bill like an act like women's reservation bill should not have been reduced to the level of an event. आपने इसको इवेंट मैनेजमेंट बना दिया। उससे उस बिल के अंदर जो तत्व आने चाहिए थे, जो इंक्लूजन होना चाहिए था, वो सब पीछे छूट गए। लेकिन जाहिर है समाज में ये बातें जा रही हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी से कहूं, विथ यू विदाउट यू इन स्पाइट ऑफ यू, ये तो होना ही है, ये होगा। जब जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सारी पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो या ऑपोजिशन में अभी कांग्रेस हो या जिन्होंने इतने साल से देश चलाया है, वो एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं पासिंग द बक। और 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, उसका डेटा को रिलीज नहीं किया गया। आज वो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं और कास्ट सेंसस की बात की जा रही है। बीजेपी दूसरी ओर कह रही है कि हमारे एमपीज जो है सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी में है, और पूरे ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस का जो लोकसभा में है उससे ज्यादा हमारे ओबीसी एमपीज है। और जैसे अभी आपने कास्ट सेंसस के मुद्दे के बारे में भी आपने बताया, आज की तारीख में कितना जरूरी है ये कास्ट सेंसस आपके अनुमान में, और क्या ये इंक्लूजन और डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो है वो ठीक कर पाएगी? और एक रिलेटेड सवाल है इसी से कि और कितना जरूरी है ये कास्ट सेंसस को पॉलिटिकल रेटोरिक से हम कंसेंसस बेस्ड रियलिटी में लेके आए? देखिए, पहली बात आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि कांग्रेस, पहली बात कि कांग्रेस ने 10-11 में ये एसईसीसी शुरू किया और 13 तक संभवतः डेटा आया होगा, 14 में वो सरकार बदल गई। और मैंने कम से कम 3-4 दफे संसद में ये सवाल पूछा कि उस डेटा का क्या हुआ, तो हमें बताया गया कि डेटा तो करप्ट हो गया। अब मैं बार बार कहता हूं कि करप्शन कभी डेटा में नहीं होना चाहिए, वो यही होता है। यहाँ का करप्शन कीबोर्ड पे आता है और कीबोर्ड वाला स्क्रीन पे दिखता है, और स्क्रीन पे जो दिखता है वही सच बना करके प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर कांग्रेस ने अपना पोजीशन रिवाइज किया ऑन ओबीसी, वी शुड बी थैंकफुल, द एंटायर नेशन शुड बी थैंकफुल, इसलिए कि ये आज के समाज की हकीकत है। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि ये बिल पास होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कौन एक्सक्लूड हुआ और क्यों एक्सक्लूड हुआ, और इसी में गवर्नमेंट के लिए भी संदेश है, प्लीज रिवर्ट बैक, ब्रिंग द बिल बैक, इनकॉर्पोरेट, नंबर 1। नंबर 2, कास्ट सेंसस। मैं बार बार कई दफा कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 31 के बाद 47 में इंडिया पाकिस्तान बने, 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तो ये जो डेटा, जब मंडल कमीशन ने एंथ्रोपोलॉजिकल और बाकी डेटा कलिंग शुरू की, तो उनके पास 31 का डेटा था। क्या मंडल जी को नहीं चाहिए था डेटा? लेकिन वो जानते थे डेटा नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रापोलेट करके लानी पड़ी, तो 52% किया। और फिर चूंकि सीलिंग थी 50% की, तो रिजर्वेशन 27 पे रखा, 22.5 पहले से था तो 49.5। अब उसके बाद ये मंडल कमीशन के जमाने से था कि लोगों को साइंटिफिक कंटेम्पररी डेटा चाहिए। वो डेटा क्यों चाहिए? वो डेटा इसलिए चाहिए कि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट कैन नेवर बी फेसलेस। और जिस देश में कास्ट बर्थ मार्क होता है, उस देश में तो यह आवश्यकता है कि आपके पास वो आंकड़े हों जिसमें आप कह पाए कि ठेला चलाने वाले ज्यादातर लोग इस पृष्ठभूमि के हैं, सामाजिक, सर पे बोझा ढोने वाले लोग इस पृष्ठभूमि के हैं, इस जाति की। अगर आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े होंगे तो आपका अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम भी एकदम फोकस्ड होगा। और जाहिर है कि जब विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, तो किसी दो उद्योगपति की प्रगति देश की प्रगति नहीं होगी। देश की प्रगति होगी नागरिकों की प्रगति, और वो प्रगति समावेशी होगी, वो विकास समावेशी होगा। इसलिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस की जो हम मांग कर रहे हैं, पॉलिटिकल इशू नहीं है। ईमानदारी से कहूं, चुनाव जीते हारें, ये इशू लोगों के बीच में अलग पैदा कर चुका है। और मैंने सदन के अंदर कहा था कि इससे पहले कि ये वॉल्केनो में तब्दील हो जाए, गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस। सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में है। एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो ये कहे कि वी डोंट वांट कास्ट सेंसस। किसको आंकड़े से डर लग रहा है?
आंकड़े से तो वही डरेगा ना जिसको पता है कि इस आंकड़े में कुछ ऐसी हकीकत छिपी पड़ी है जिससे हमारी और हमारी गवर्नेंस की नग्न सच्चाई बाहर आ जाएगी। वही ना, उससे तो बचना चाहिए ना। जी, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ कर रहे हैं, बट मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगी क्योंकि ये जैसे आपने बताया कांग्रेस ने अपना पोज़ीशन चेंज किया, इसको वेलकम करना चाहिए और कास्ट सेंसस कितना ज़रूरी है इस टाइम पे डेवलपमेंट के जो फेसलेस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं और वो फ़ोकस डेवलपमेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये आँकड़े। पर ये जो कास्ट सेंसस का अभी पॉलिटिकल भाषण में चल रहा है, बट क्या हम इसको पॉलिटिकल रियलिटी में देख पाएँगे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को आपके मायने में? देखिए, हम लोगों को जो करना है वो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई इश्यू जब पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आम नागरिकों के बीच में पहुंच जाता है, उसकी ट्रैक्शन बढ़ जाती है। और मैं महसूस कर सकता हूं कि जातिगत जनगणना को लेकर के ये आवाज अब हर कोने से उठ रही है, राज्यों में, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बीच में, विश्वविद्यालयों में। क्योंकि ये आंकड़ा ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ होने वाला है, ये आंकड़ा पूरे समाज की हकीकत सामने रखेगा। और चाहे किसी भी जाति के कोई हो, अगर उनकी समकालीन परिस्थितियां पता चलेंगी आंकड़ों के साथ, आबादी में उनके हिस्सेदारी के साथ, तो जो बार बार लोहिया जी के जमाने से और आज तक कही जा रही है कि कोई भी नीति तभी कारगर होगी जब आबादी के अनुरूप उसमें हिस्सेदारी तय हो। किसका विरोध हो सकता है इससे? जिसका भी विरोध होगा, यानी कि आप एक एलिट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। और डेमोक्रेसी अच्छे से सांस नहीं ले पाएगी जब तक ये एलिट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रहेगी। इसकी डिपेंडिंग आवश्यक है। एंड डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इस तरह के आंकड़ों की जरूरत है ताकि विश्लेषण हो और आगे का रोड मैप तय किया जाए। जी, आपने ये बहुत ज़रूरी बात की है कि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ऐसे आँकड़े की बहुत-बहुत आवश्यकता है अभी हमारे देश में। इसी पे हम हमारा चर्चा ख़त्म करते हैं। मनोज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दवायत। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।